इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए। मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वो ही कंटिन्यू हो रहे हैं। आजादी आई नहीं। और क्यों? उसके गंभीर कारण हैं और उन गंभीर कारणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिल रही थी, इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे, मेरे पुरखों ने शायद नहीं उठाए। और क्यों नहीं उठाए, उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए। जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश व्यक्ति, जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला। वो मेरे लिए दुर्भाग्य था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया। और ये बात अब एक ओपन सीक्रेट है। 10 किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू किस किस्म का व्यक्ति था। और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था, तो वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए। एक बार एक विलियम विल्बरफोर्स नाम का एमपी था, उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वो सत्ता देने का नाटक चला। और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है जो समझने चाहिए। हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम कर रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता यह थी कि अगर हिंदुस्तानी आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे तो ये जो लूट हो रही है, ये जो संपत्ति मिल रही है, ये जो पैसा आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं, सन 1890 की। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं है, सन 1892 की, आज से 100 साल 150 साल पहले की कंपनी। और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा। तो आजादी का मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे और बाकी अंग्रेजी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं उसको नहीं भगाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं। 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, आजादी का कानून, भारत की आजादी का कानून। और मेरे जैसे नौजवान से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी दी गई है, हमने आजादी ली नहीं। क्योंकि यह तो मैं बहुत बेचारगी की स्थिति मानता हूं कि कोई हमको कानून पारित करके आजाद करे। और पार्लियामेंट के नियम होते, अगर मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित होने के बाद हमको आजाद किया, कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का होगा क्या? इसलिए यह सबसे गंभीर सवाल था कि 1946 में इंग्लैंड का पार्लियामेंट अगर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और उस एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है, जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है और उस संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना? 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पारित किया इस देश पर शासन करने के। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था वो हिंदुस्तान को उन्होंने अगले 1000 साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए पारित किया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को आजादी के बाद हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दुनिया में कोई भी देश जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाकर नहीं रखता, उठा के फेंक देता।
फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा और फ्रांस ने 1790 में जब वहां क्रांति हुई और फ्रांस की आजादी आई तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सब उठा के फेंक दिए, तब फ्रांस आजाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम रहा है यूरोप के लोगों का, और जब अमेरिका में आजादी आई, अमेरिका अपने सिविल वॉर से बाहर निकला और अमेरिका जब आजाद हुआ तो अमेरिका की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुई जितनी व्यवस्था और कानून थे सब उठा के फेंके। तो मैंने मेरे देश के पुरखों से ये पूछने का सवाल है मेरा, और ये मेरा हक बनता है कि जिस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए बनाया था, उसको हिंदुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के, क्यों उसको हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया? और जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है, वो संविधान इस देश का भला कर नहीं सकता, उस बात से मैं कन्विंस हूं। और आप देख लीजिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल मैंने निकलवाया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को एक बाजू में रखा और हिंदुस्तान के संविधान को दूसरे बाजू में रखा। फर्स्ट एक्ट के 95 जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी भाषा जैसी की तैसी है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया उसमें। माने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था उसी को आजाद हिंदुस्तान के अय्याश प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का संविधान मान लिया। ये आजादी कैसी आजादी? और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं ये उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था, वो कानून आज भी क्यों चलते हैं? 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया और 1860 का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, वो जानते हैं क्यों बनाया? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी, सारे देश में विद्रोह हो गया था। अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर 1857 जैसी बगावत अगर फिर से रिपीट हो गई तो हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और उस पुलिस को विशेष अधिकार दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि पुलिस वाले को डंडा पकड़ा दिया हाथ में, वो आज भी लेके घूमता। और वो जो डंडा पकड़ा दिया पुलिस वाले को हाथ में, उसके साथ कुछ अधिकार दे दिए। क्या अधिकार दे दिए? कि कहीं भी किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो उसको लाठी चार्ज करने का अधिकार है, बिना चेतावनी दिए लाठी चार्ज करने का अधिकार। अंग्रेजों ने 1860 में ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अपनी सरकार को बचाने के लिए, ताकि इस देश में बगावत ना हो और इस देश के लोगों की पिटाई करने के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज 1997 में भी चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं। और उसी साल में अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया। ये जो कलेक्टर होते हैं ना, ये जो जिलाधिकारी होते हैं, ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, गांव-गांव के लोगों पर अत्याचार करके लगान वसूलने के लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी। वो कलेक्टर की पोस्ट आज 1997 में भी जारी है। 1860 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आज भी चलता है। 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने के पीछे लॉर्ड मैकाले की बहुत स्पष्ट योजना थी। लॉर्ड मैकाले ये कहा करता था कि इस देश को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहते हो तो हिंदुस्तान की स्वदेशी शिक्षा पद्धति को खत्म करो, उसकी जगह पर अंग्रेजी वाली शिक्षा पद्धति लाओ। तो इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जो दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे वो इस देश की यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे और वही लोग शासन करेंगे तो हमारे हित में करेंगे। ये 1858 में 1858 में अंग्रेजी सरकार ने लागू किया ये एक्ट, और उसी एक्ट के लागू होने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना, मद्रास यूनिवर्सिटी बना। वो कानून 1858 में जो बनाया था वो आज भी चलता है और ये तीनों यूनिवर्सिटीज गुलामी के प्रतीक इस देश में खड़े हुए। 1894 में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीन को हड़पने का कानून। और जमीन को हड़पने के कानून में हिंदुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था, वो मशहूर था। जहां जाता था, जिस राज्य में जाता था, उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था। झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते हैं किन लोगों ने किया? ये खानदिया सिंधिया खानदान।
और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश कर। वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं। वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता। उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में, और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे, क्योंकि जिंदगी भर अय्याशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है। राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए। पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे, अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान का आधार जो इस देश में चलता है, और सबसे बड़ी बात 1946 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके आधार पर हमको आजादी मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी आई नहीं, बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फरेब आपके साथ हुआ। और एक आखिरी बात इस आजादी के बारे में और कह दूं, जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आजाद करने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे, पुराने दस्तावेज मैंने बहुत इकट्ठे किए, और उनको जब मैं देख रहा था तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी ना ली जाए, वो दिन अच्छा नहीं है। उनके अपने कुछ कैलकुलेशंस होंगे, ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में, और बहुत विकसित विज्ञान है, मैं मानता हूं उसको। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए। पंडित नेहरू से मना किया था, सरदार पटेल से मना किया था, लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वही मानो। और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था, उसका नाम था डोमिनिक लापियरे। उसने लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया। डोमिनिक लापियरे ने कई किताबें लिखी, उसमें एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और ऐसी ही उसकी एक दूसरी किताब है द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबेटन। उसी दूसरी किताब में उसने लॉर्ड माउंटबेटन से जो इंटरव्यू लिया है वो छापा, और वो मैंने जब पढ़ा तो मेरा खून खौल गया। डोमिनिक लापियरे ने सवाल किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे आजाद क्यों करना चाहते हो? ये काम तो दिन में करने के, आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं, रात के 12 बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं, आप ये क्यों करना चाहते हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब जानते हैं क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया है उस इंटरव्यू में कि मैंने जानबूझकर 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे इस देश को आजाद करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ज्योतिषियों से पता किया है कि 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है, और अगर उस दिन इस देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। तो इसलिए मैंने इस देश को 15 अगस्त 1947 की रात को ही 12 बजे आजाद करने का फैसला किया है, क्योंकि सारे बड़े ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ये देश खंड खंड टूटेगा, एक नहीं रहेगा अगर इस दिन इस देश को आजादी मिले। एक बात, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसने कही, उसने कहा कि 15 अगस्त 1945 अंग्रेजों के लिए विश्व विजय का दिवस है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की आर्मी ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। क्यों किया था? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो सरेंडर जो हुआ था वो इंग्लैंड की आर्मी के सामने हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया है, वो हमारा विश्व विजय का दिवस है, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करेंगे। और इस बात को पंडित नेहरू जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे आजादी लेना इस देश के ज्योतिष शास्त्र के सारे कानूनों के खिलाफ है। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप आजादी लेोगे और 1-2 साल के बाद यह देश टूट जाएगा, और वो टूटा, पाकिस्तान अलग हुआ, वही हुआ। और आगे भी उन्होंने यही अभिशाप दिया कि यह देश आगे भी खंड खंड टूट सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है।
कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए, ये सारे आंदोलन इस देश में चल रहे हैं और सभी आंदोलनों को अमेरिका और यूरोप से भरपूर हथियार मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का फॉरेन फंड आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की AK-47 राइफल आती है वाया पाकिस्तान या वाया चीन के बॉर्डर से, ये तिब्बत के इलाके में हमारे देश में घुसाई जाती है और उन्हीं हथियारों से लेकर इसी देश के कुछ नौजवान जिनको बरगलाया गया है वो इस देश को खंड खंड बांटने का आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है नागालैंड हिंदुस्तान से अलग होना चाहता। आप नागालैंड में जाइए, वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता है। और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है। तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी, मैंने कहा वीजा मांग रहे हो? मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा के? हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं, क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था, अब तोड़ने के लिए 2 ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को तोड़ना है, उसके तरीके वो जानते हैं, चीन को कैसे तोड़ना है उसके तरीके वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिशाप आज का नहीं है, ये 1947 का। इसलिए मैं कहता हूं आजादी झूठी, इस आजादी का कोई मतलब नहीं।